साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और यहाँ पर आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बोला बोला था कि क्या कहते हैं कि कुछ आपके जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इवन आप मान के चलिए कि आपका जो डीबीटी जेआरएफ का एग्जाम होगा, वहाँ तक हम आपको बहुत सारी चीज़ें जहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो सारे टॉपिक्स ही आपको करा कर भेजे जाएंगे। बट अभी जो पर्टिकुलर डिमांड थी, जो कि आपका अभी 26 तारीख को, जो कि आपका डीबीटी के 2 एग्ज़ाम्स शेड्यूल्ड हैं, जिसमें से आपका एक बिट पी है, ठीक है? और इसके अलावा जो आपका एनआईआई का एग्ज़ाम है, ठीक है? तो इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जहाँ से एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसको हम रामाचंद्रन प्लॉट बोलते हैं, प्रोटीन्स के रिगार्डिंग है। ठीक है? और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आपसे इंटरव्यू में भी पूछने की संभावनाएँ रहती हैं, और ये थोड़ा-सा ट्रिकी टॉपिक है, ठीक है? थोड़ा केमिस्ट्री से ओरिएंटेड है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बाउंस कर जाती है, बट यहाँ पे हम इसको थोड़ा-सा सरल भाषा में करते हुए, इसमें जो इम्पोर्टेंट पहलू है, उसको पढ़ेंगे, एक कॉन्सेप्ट आपको देंगे, ताकि आप किसी भी बुक से जो आपके पास और भी अवेलेबल है, इसको आप और एक्सप्लोर करके अपनी पढ़ाई कर सकें, ठीक है? तो अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे सबसे पहले तो हमको पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में समझना होगा, जो कि हम ऑलरेडी बहुत सारी बातें पेप्टाइड बॉन्ड्स के रिगार्डिंग जानते हैं। कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अमाइनो एसिड्स जब आपस में मिलते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन का कैरेक्टरिस्टिक होता है। ये जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, जैसा कि बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पहले ही आपसे पूछे जा चुके हैं, जब आपसे मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कराया जाता है, तो वहाँ पे चूंकि क्या होता है कि ये आपका डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होती है। मतलब जब आपका प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे न्यूमेरिकल ऑलरेडी आपको समझाए जा चुके हैं, तो उसकी नियमित रूप से प्रैक्टिस करते रहिएगा। कहने का मतलब है कि जब भी आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो वाटर के मॉलिक्यूलर वेट को क्या करेंगे, निगेटिव कर देंगे या माइनस कर देंगे। ठीक है? तो अब हम यहाँ पे समझते हैं, तो जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई पेयर ऑफ अमाइनो एसिड जो आपस में जुड़ते हुए जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, वो एक सेम प्लेन में होते हैं। इसीलिए जो होता है, ये आपका क्या होता है, एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो इसको याद रखिएगा। इसमें क्या होता है कि दीज एटम्स आर द अल्फा कार्बन एटम या सीओ ग्रुप ऑफ द फर्स्ट अमाइनो एसिड, और जो सेकंड अमाइनो एसिड होगा। तो कुल मिला के ये एक तरीके का प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपको हमने बताया था कि एन टर्मिनल, सी टर्मिनल, इस तरीके से ये जुड़ते हुए जाते हैं। अमाइनो टर्मिनल इसको बोलते हैं, कार्बोक्सी टर्मिनल बोलते हैं। प्लेनर स्ट्रक्चर इज द रिजल्ट ऑफ द रिजोनेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और इस पर्टिकुलर वर्ड को समझिएगा। हालांकि ये जो वर्ड है, ये आपका केमिस्ट्री में आपने 12th वगैरह में पढ़ा होगा, कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, उनमें कुछ ऐसे पर्टिकुलर बॉन्ड्स की वजह से क्या होता है, एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, जो अपने मतलब स्ट्रक्चर को चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पे एक रेजोनेंस प्रॉपर्टी आती है, जिससे क्या होता है कि जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को शो करता है, जिसमें 40%, ये वैल्यू भी याद रखिएगा, कितने परसेंट हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि पेप्टाइड बॉन्ड में कितने परसेंट डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो हो सकता है आपको दे दिया जाए 40% दे दे, 60% दे दे, 20% दे दे, और एक आपका 80% दे दे। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना होगा, ये 40% जो होता है, वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर में होता है। और यहाँ पे जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि कोई भी आपके केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल होते हैं, या तो वो सिस कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं या ट्रांस में होते हैं। तो जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ये आपका ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में देखा जाता है। ये आपका थोड़ा-सा कह सकते हैं, मतलब केमिस्ट्री ओरिएंटेड चीज़ें हैं, तो इसको समझिएगा, एक कहानी को समझिएगा। ड्यू टू द दिस डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है, वो आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर को शो करता है, कैन नॉट रोटेट फ्रीली। तो समझ रहे हैं? तो चूंकि ये आपका पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो यानी कि सपोज दैट, अगर आप यहाँ से इस बात को समझिए कि किसी में अगर डबल बॉन्ड लगे हैं, तो यानी कि आपको दो व्यक्ति पकड़े हुए हैं। तो क्या आप रोटेट कर पाएंगे या भाग पाएंगे? अगर आपको कोई एक बॉन्ड से जोड़ दिया जाए, मान लीजिए कि इसको हम कोई एक व्यक्ति बोल दें, या एक रस्सी से बांध दिया जाए, तो आप एक रस्सी को तोड़ने की संभावना आपकी ज्यादा होगी कंपेयर टू द दो रस्सी को। ठीक है? या दो व्यक्ति अगर आपको पकड़े हुए हैं, तो आप रोटेट नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से जब इसमें डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आता है, तो ये फ्रीली रोटेट नहीं कर पाता है। इसको याद रखिएगा। आगे से इस पूरे स्ट्रक्चर को हम समझेंगे। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, जैसा कि हमने इसको पढ़ रखा है, NH और C डबल बॉन्ड, इस तरीके से आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, जो कि अभी हम आगे जाके इस पूरे स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे से इसको हम समझेंगे, जानेंगे। ठीक है? तो ये जो होता है, ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है। बेसिकली यहाँ पे दो आपके बेसिकली एंगल्स होते हैं, इसको अभी हम आगे समझेंगे, जिसको आप याद रखिएगा, फाई और साई। इसके बारे में अभी बहुत ही डिटेल में चर्चा होने वाली है, तो घबराना नहीं है। रोटेशन अबाउट द पॉलीपेप्टाइड फाई, जो रोटेशन जो होता है, ये आपका सी अल्फा और एन के बीच में होता है।
इसको आप प्यार से एनसी अल्फा बोल सकते हैं, जो आपका फाई एंगल होता है, ठीक है। और जो आपका साई एंगल होता है, ये मतलब आपका नॉमेनक्लेचर में जैसे आप पढ़ते नहीं है, अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, उसी तरीके से आपका दो एंगल्स और होते हैं, इसको हम फाई बोलते हैं सिंबल को, और जो ये त्रिशूल वाला सिंबल कह सकते हैं, ये आपका साई होता है, ठीक है। तो साई को याद रखिएगा, सी से कनेक्ट कर लीजिएगा, तो ये सी अल्फा और सी के बीच में जो बॉन्ड होता है, ठीक है, उसको हम साई बोलते हैं, ठीक है। तो साई को याद करने के लिए मैं आपको रटा देता हूँ कि आप साई को सी से कोरिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। और फाई जो होता है वहां पे एन सी अल्फा के बीच में होता है। तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस डिराइव हो सकते हैं। तो पहली चीज जो हमने यहाँ पे समझी है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहले आपके प्रोटीन में डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होती है, पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, एन अल्फा सी अल्फा, ये हम जानते हैं। इसके अलावा जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है, इसमें रेजोनेंस की एक कैरेक्टर की वजह से क्या होता है, ये केमिस्ट्री की बातें हैं, रेजोनेंस होता है जिससे क्या होता है कि वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर को शो करते हैं। कितने परसेंट डबल बॉन्ड कैरेक्टर को शो करते हैं, तो वो 40% डबल बॉन्ड कैरेक्टर को शो करते हैं। और जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है तो हमने ये भी समझ लिया कि अगर दो व्यक्ति हमको पकड़ेंगे तो हम भाग नहीं पाएंगे, यानी कि हम रोटेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा दो एंगल इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा, एक आपका फाई होता है, एक आपका साई होता है। तो ये फाई साई क्या है, नॉमेनक्लेचर है, जैसे आपका अल्फा बीटा गामा इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर बॉन्ड है उसको हम फाई और साई के नाम से डोनेट करते हैं, जो कि जो ये आपका बॉन्ड बनता है जिसमें आपका साई होता है उसको हम सी अल्फा से याद रखेंगे। सी अल्फा सी के बीच में साई होता है, और फाई जो होता है वो आपका एन के बीच में होता है, यानी कि एनसी अल्फा के बीच में होता है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पे कुछ फ्लेक्सिबिलिटी और ये क्या स्टोरी यहाँ पे अलाउ हुई है, या फाई और साई क्या है, इसको समझते हैं। तो बाकी ये आप ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो भी हमने आपको देखा कि आपका ये जो होता है, इसी एंगल को आप बेसिकली कह सकते हैं कि जो पेप्टाइड बॉन्ड में बेसिकली आपका इन्वॉल्व होता है। और हालांकि जो आपका मेन पेप्टाइड बॉन्ड होता है, या कह सकते हैं जो मेन होता है, वो आपका सी एन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब यहाँ पे रेजोनेंस आता है तो यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड था, लेकिन यहाँ पर ये घूम कर डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये आपके डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो यहाँ पे अराइज होता है, यही से मतलब है कि इस तरीके से ये आपस में घूमता रहता है बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो कहानी आती है ये आपका रेजोनेंस की वजह से आती है, इसको हम याद रखेंगे। अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो आपका बैकबोन ऑफ द प्रोटीन होता है वो लिंक्ड होता है रिजिड प्लेनर स्ट्रक्चर के पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, जबकि पेप्टाइड बॉन्ड इन कंट्रास्ट टू द पेप्टाइड बॉन्ड विच हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये हमको हमेशा याद रखना है। द बॉन्ड बिटवीन द NH2 ग्रुप और अल्फा सी एंड बिटवीन अल्फा सी CH2 ग्रुप आर प्योर सिंगल बॉन्ड होते हैं, यानी कि जो आपका ये फाई और साई होता है, ठीक है। हालांकि इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, फाई साई जो होते हैं ये आपके प्योर सिंगल बॉन्ड होते हैं। इसमें मतलब कह सकते हैं कि इसमें कोई भी मतलब खामियां नहीं आती हैं। द रोटेशन ऑफ टू बॉन्ड एडजेसेंट टू पेप्टाइड बॉन्ड रिजल्ट इन द वेरियस ओरिएंटेशन बिकॉज ऑफ दिस फ्रीडम ऑफ रोटेशन अबाउट टू बॉन्ड्स ऑफ ईच अमाइनो एसिड रेसिड्यू लिंक देयर आर मेनी पॉसिबल वे प्रोटीन कैन फोल्ड। तो चूंकि क्या होता है कि ये तो आपका रिजिड स्ट्रक्चर हो गया जो कि मूव नहीं करेगा, जैसा कि हमने समझ लिया अभी। लेकिन ये वाला जो एंगल है, जैसा कि हमने सी अल्फा के बीच में हमने फाई बताया, और एनसी अल्फा के बीच में जो है वो आपका साई है। तो ये क्या होता है, ये मूव कर सकता है, ठीक है। ये मूवेबल बॉन्ड होता है, तो यानी कि ये रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा, जिससे क्या होता है कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर की जो फोल्डिंग होती है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की हो जाती है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि अल्फा सीड्स बनते हैं, बीटा सीड्स बनते हैं, पैरेलल होता है, एंटी पैरेलल होता है। तो वो जो स्टोरी आती है वो ये फाई और साई की वजह से आती है, समझ रहे हैं। द रोटेशन एंगल ऑफ दीज बॉन्ड्स कैन बी स्पेसिफाइड बाय द डाइहेड्रल एंगल, इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, डाइहेड्रल एंगल या टॉर्जन एंगल बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा, जब आपसे पूछा जाएगा कि ये डाइहेड्रल एंगल क्या होते हैं तो ये फाई और साई ही कोई बोलते हैं। इसके बाद जो आपका रोटेशन एंगल अबाउट द सी अल्फा एन बॉन्ड को हम फाई बोलते हैं, जो कि अभी हमने आगे समझ लिया, और साई बोलते हैं। बहुत बार एग्जाम में आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि फाई और साई क्या है, ठीक है। इवन डीबीटी 2023 के रिसेंट एग्जाम में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो जब आपका क्लॉकवाइज रोटेशन होता है अबाउट आइदर बॉन्ड एज व्यूड फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द बैकग्राउंड करेस्पॉन्ड टू ए पॉजिटिव वैल्यू, जब ये आपका, चूंकि आपको पता है कि जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं आपने म्यूटा रोटेशन पढ़ा होगा, जब आप कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पे आपने पढ़ा होगा ना, प्लेन पोलराइजिंग लाइट जब फॉलो करती थी, अगर वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हम उसको क्लॉकवाइज कहते थे, जब वो निगेटिव जाती थी तो उसको हम क्या बोलते थे, एंटी क्लॉक बोलते थे। तो जब ये क्लॉकवाइज रोटेशन करता है तब हम इसको, तब ये जो वैल्यू आती है वो आपकी पॉजिटिव वैल्यू आती है, और जब उसके एंटी क्लॉक होता है तब वो निगेटिव वैल्यू आती है।
ठीक है। द फाई एंड साई एंगल डिटरमाइन द पाथ ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन बाय कन्वेंशन। द फाई एंड साई आर डिफाइंड एज 0 डिग्री एंगल पर हम इसको देखते हैं, इन विच द टू पेप्टाइड बॉन्ड्स जो होते हैं आर कनेक्टेड टू ए सिंगल कार्बन इन द सिंगल प्लेन। द डाइहेड्रल एंगल फाई एंड साई कैन हैव एनी वैल्यू हो सकता है बिटवीन -180 से +180 के बीच में, इसको याद रखिएगा। लेकिन हम जो आइडियली कैलकुलेट करते हैं, या आइडियली जो एक मतलब प्लेन अभी जो रामाचंद्रन साहब ने खींचा था वो 0 डिग्री को एज अ बेस मान के खींचा था। उसमें आपको पूरा चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, बट मोस्ट ऑफ द वैल्यूज जो होती हैं वो प्रोहिबिटेड होती हैं, मतलब नहीं प्राप्त हो पाती हैं। द कन्फर्मेशन विच फाई एंड साई आर बोथ 0 डिग्री इज आल्सो प्रोहिबिटेड बिकॉज ऑफ स्टेरिक इंटरफेरेंस वगैरह अमाइनो एसिड्स में होते हैं। ठीक है, तो ये आपका केमिस्ट्री ओरिएंटेड बहुत मतलब बातें हैं, तो उसको आपको जो समझने वाली बातें हैं वो आपको इतना याद रखना है कि कुल मिला के आपकी जो पेप्टाइड बॉन्ड में जो फाई और साई है, इनके मूवमेंट की वजह से आपके टॉर्जन एंगल इनको बोलते हैं, डाइहेड्रल एंगल बोलते हैं, इन्हीं की वजह से आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर जनरेट होता है। ठीक है, प्रोटीन्स जो होते हैं वो फोल्डिंग कर पाते हैं। ठीक है, अगर ये क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं तो हम इसको पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, एंटी क्लॉक घूमते हैं तो हमको वैल्यू दूसरी मिलती है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, इस पर्टिकुलर को हम जो है ये आपका ये जो एंगल है ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे रिंग आपका दिया गया है, ट्रांस कन्फर्मेशन में आपको देखने को मिलता है, हालांकि ये ट्रांस और सिस में मूव करता रहता है। ट्रांस कन्फर्मेशन ये है, सिस कन्फर्मेशन आपका ये है। ठीक है, रामाचंद्रन प्लॉट में क्या है कि द कन्फर्मेशन ऑफ ए फुली स्ट्रेच पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग फाई और साई अगर 180 कर दिया जाए, कैन बी डिटरमाइंड इफ द वैल्यू ऑफ 5 फॉर ईच अमाइनो एसिड रेसिड्यू इज प्रेजेंट इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। तो 1963 में रामाचंद्रन साहब ने क्या किया, इस पूरे वैल्यूज को खोजा कि कैसे कैसे ये वैल्यू को अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट फाई और साई को पुट करूं तो मुझे कौन से स्ट्रक्चर मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने समझा द वैल्यू ऑफ द फाई एंड साई दैट आर परमिसिबल कैन बी प्रेडिक्टेड बाय अज्यूमिंग एटम्स एज हार्ड सॉलिड स्फीयर। मतलब उन्होंने हर एटम को एक हार्ड सॉलिड स्फीयर समझ के उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश किया। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से अभी रिसेंट में ही बहुत एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि द अलाउड वैल्यू ऑफ द फाई एंड साई कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए 2 डायमेंशनल प्लॉट, जिसको हम क्या बोलते हैं, रामाचंद्रन प्लॉट। तो यानी कि हम रामाचंद्रन प्लॉट से हम कौन सी वैल्यू कैलकुलेट कर पाते हैं या कौन सी चीजें हम देख पाते हैं, तो हम 2D वैल्यूज निकाल पाते हैं। ठीक है, या प्रोटीन के हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम टर्सरी स्ट्रक्चर की बात नहीं करते हैं। फॉर पॉली एल लाइसिन दिस प्लॉट शो है 3 सेपरेट अलाउड रीजन होते हैं, जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा। हालांकि मैं यहाँ पे एक चीज और आपको बता दूं, ये आपके लैलेंजर की चीजें लगी, मतलब ये जो पर्टिकुलर चीज है आपका लैलेंजर का है, जहाँ पे रामाचंद्रन साहब ने एल एलानिन रेसिड्यू के लिए डिस्कवर किया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि रामाचंद्रन साहब ने किसके लिए, मतलब किस अमाइनो एसिड्स को बेस मानते हुए अपना पूरा चीजों को डिस्कवर किया था, तो वो एल एलानिन था। लेकिन चूंकि ये मैंने दूसरे बुक से उठाया है तो यहाँ पे इन्होंने पॉली एल लाइसिन की बात की है। तो रामाचंद्रन के रेफरेंस में आप किसी भी अमाइनो एसिड को एज अ बेस मान के आप समझ सकते हैं, बट रामाचंद्रन साहब ने जो किया था वो उन्होंने एल एलानिन को किया था। बाकी ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, ये भी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको फिगर से समझ में आ जाएगा। तो होता क्या है कि जैसा कि हमने आपको फ्लो साइटोमेट्री का लेक्चर आपको पढ़ाया था, जो बच्चे पढ़े होंगे उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो नहीं पढ़े होंगे वो एक बार वापस से जाके इसको देख लेंगे। तो तो जैसा कि हमने वहां पे बताया था कि जब हम कोई भी क्वाड्रेट को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसी तरीके से तो आपको फ्लो साइटोमेट्री में था, तो यहाँ पे आपको सेल की डेब्रिस मिल रही थी, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही थी वो आपकी निगेटिव निगेटिव थी। इस एरिया में आपकी वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव थी। यहाँ पर आपको जो उसके अपोजिट में जब आप जा रहे थे निगेटिव पॉजिटिव कह सकते हैं, और यहाँ पर आपको पॉजिटिव निगेटिव, इस तरीके से पूरी स्टोरी थी। मतलब कुल मिला के यहाँ पे आपको निगेटिव वैल्यू मिल रही थी, यहाँ पर आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही थी, और उसी के वाइस वर्सा आप जाएंगे तो आपको जो भी चीजें वैल्यू आपको देखने को मिलेगी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज जो आपको समझना है वो आपको ये समझना है कि जो मैंने आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट के तौर पे वहां वाली स्टोरी बता दी है। तो सबसे पहली चीज ये होती है कि जब इस पूरे स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट किया गया तो ये एक प्लॉट खींचा गया, क्योंकि हम एंगल की जो हम बात करेंगे वो 0 डिग्री एंगल, मतलब 0 से लेकर -180 और 180 के बीच में हम ये पूरी स्टोरी को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका फाई एंगल है। ठीक है, फाई आपको तुरंत पता होना चाहिए कि किसके किसके बीच में है, और ये आपका त्रिशूल वाला जो है ये आपका साई एंगल है। ठीक है, इसके वैल्यू नीचे -180 यहाँ है, +180 वैल्यू यहाँ है, इस जीरो के इधर -180 इधर है और +180 इधर है। तो सपोज दैट जब आप निगेटिव निगेटिव की तरफ आएंगे तो जो भी आपकी वैल्यूज आएंगी
तो वो आपका जब नेगेटिव नेगेटिव यानी कि अगर फाई की भी वैल्यू नेगेटिव हो और साई की भी वैल्यू नेगेटिव हो, सपोज दैट फाई आपका इस तरफ जा रहा है, सपोज दैट मैं आपको डिफरेंट कलम से हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, फाई आपको इस छोर पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव स्टार्ट हुई है वो इधर स्टार्ट हुई है, लेकिन ये आपका यहीं पर सीमित रह गया है, तो यानी कि यहाँ पे फाई की वैल्यू भी निगेटिव हो गई है और साई भी आपका ऊपर जाके आपको पॉजिटिव मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको निगेटिव मिल रहा है, तो यानी कि यहाँ भी आपका निगेटिव है। समझ रहे हैं? तो ये चार्ट को कैसे देखते हैं उसको समझिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो आपको निगेटिव निगेटिव वैल्यू मिल रही है, तो अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे फाई साई ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मौका होगा, समय होगा, तो ये यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली डराइव होते हैं और इस चार्ट को याद कर लीजिएगा, कोशिश कर लीजिएगा। CSIR, DBT, ICMR हर जगह क्वेश्चन पूछेगा और बाकी मैंने क्वेश्चंस लगाए हुए हैं कि वो आपको प्रत्यक्ष दिखेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो निगेटिव वैल्यू आई, तो यानी कि ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे राइट हैंडेड जो कि आपका कॉमन अल्फा हेलिक्स, आपसे ये भी क्वेश्चन डराइव किया जा सकता है कि अल्फा हेलिक्स में सबसे कॉमन कौन सा होता है, तो राइट हैंडेड कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो आपका मोस्ट कॉमन होता है, लेफ्ट हैंडेड जो होता है वो आपका रेयर होता है। यहाँ भी आपका एक क्वेश्चन छुपा हुआ है, इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू जो होगी वो दोनों ही पॉजिटिव होगी, फाई और साई की, जो कि आप क्वाड्रेट में जब आप जाकर देखेंगे तो आपको ऊपर वैल्यू देखने को मिल रही है, यानी कि फाई की भी वैल्यू आपको पॉजिटिव में आ गई और साई की वैल्यू भी जो है वो आपको पॉजिटिव में दिख गई। समझ रहे हैं भाई? यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा कोलेजन का चैप्टर हमने पढ़ा था, कोलेजन भी आपका प्रिडिक्ट करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कोलेजन के रिगार्डिंग अगर आप देखेंगे तो फाई जो है वो यहाँ पे समिट गया, यानी कि ये निगेटिव है, लेकिन साई एंगल जो है ये इसका पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अगर आप देख लीजिए कोलेजन के रिगार्डिंग, तो अगर मैं कोलेजन की बात करूं तो फाई आपका निगेटिव है और साई आपका पॉजिटिव है, जो आपका इसी में दिख रहा है। समझ रहे हैं? यहाँ पे अगर आप वैल्यू देखेंगे तो यही तो मैंने बताया कि ये जो आपका गया है, फाई जो गया है वो निगेटिव है और साई जो गया है वो आपका पॉजिटिव है, क्योंकि ये जीरो के ऊपर है, यानी कि जीरो से प्लस पर है। समझ में आ रही है कैसे इस वैल्यू को देखते हैं? कोलेजन हेलिक्स, एंटी पैरेलल बीटा शीट और बीटा शीट, ये तीन एक खाने में आते हैं। लेफ्ट हैंडेड आपको इस साइड देखने को मिलेगा, जो कि आपका बहुत ही रेयर होता है, और राइट हैंडेड में आपको वैल्यू निगेटिव देखने को मिलती है। ये आपका रामाचंद्रन प्लॉट ने, इन्होंने इसको देखा। ठीक है, बाकी इसमें पीएचडी करनी होगी आपको तो एक अलग विषय है, बट ये जो आपकी मेन कॉमन चीजें हैं, ठीक है, जिससे आपके क्वेश्चंस बनेंगे, जो आपका बेसिक इंफॉर्मेशन है वो यहाँ तक आपका है। ठीक है, कि यहाँ तक इस तरीके से आपको ये चार्ट समझना है, देखना है। ठीक है, और इस तरीके से बहुत ब्रॉड ब्रॉड एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं बुक्स में, आप डिफरेंट डिफरेंट खोजेंगे, पूरा इस पे ब्रॉड है, मतलब प्रोटीन केमिस्ट्री ही पूरा आप कह सकते हैं कि रामाचंद्रन पे टिका हुआ है। तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी रामाचंद्रन साहब की। ठीक है, जिसके बेसिस पे आज हम बहुत सारी चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, बट एक आइडियल चीजें, जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए था, कैसे इन वैल्यूज को हम देखते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया है। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला, ये आपका जो क्वेश्चन है, ये आपका डीबीटी 2019 में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द मेन चेन टॉर्जन एंगल ऑफ ए रेसिड्यू इन ए पॉलीपेप्टाइड में आपको फाई और साई की दी गई है, दोनों ही वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव में दी गई है। तो ये कौन सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा? तो यानी कि यहाँ पे देख लीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि ये आपका लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स जो होगा ये आपका स्ट्रक्चर होगा। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो आपका लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होगा, 196 का ए ऑप्शन होगा। बाकी अगर आप मैं जो बताऊं कि एटलीस्ट कितनी बातें आपको याद रखनी है, तो राइट हैंडेड जब बनता है तो ये वैल्यू आपकी निगेटिव होती है, फाई साई, ये याद रखिएगा। लेफ्ट हैंडेड याद रखिएगा, कोलेजन को याद रख लीजिएगा। कोलेजन और बीटा जो आपके पैरेलल या एंटी पैरेलल होते हैं, इनकी वैल्यू सेम होती है, पहला निगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा। समझ रहे हैं? पहला निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, मतलब फाई और साई के रेफरेंस में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी तो बहुत सारी चीजें दी गई हैं, बट एटलीस्ट इतनी चीजें याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे उन्होंने टाइप सेकंड बीटा टर्न का भी नाम लिया है, तो इसको भी देख लीजिएगा। बीटा टर्न टाइप सेकंड जो है ये आपका अगर इस तरीके आता है तो -60 + 1 करके। तो खैर जो आपका मोस्ट कॉमन है वो आपका इतने से काम निकल जाएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी के बियॉन्ड नहीं जाएंगे, इतने के आसपास ही रहेगा। तो थोड़ा बहुत भी अगर आपको ये चार्ट याद होगा, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट याद होगा, और ऑप्शंस पे भी डिपेंड करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इस चार्ट को अच्छे से तैयार करके जाएंगे। राइट, अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है
कि द अमाइनो एसिड रेसिड्यू विद द लीस्ट प्रेफरेंस फॉर एनी क्वाड्रेट इन द रामाचंद्रन मैप। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है, जो कि आपका बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, और इसी तरीके से आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेस्पॉन्ड टू द अमाइनो एसिड पेयर हैव मैक्सिमम एंड मिनिमम अलाउड कॉन्फर्मेशन इन द रामाचंद्रन प्लॉट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपका एक अमाइनो एसिड ऐसा है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोलीन बोलते हैं, और मैंने आपको शुरू से ही बताया है कि पी से प्रोलीन, पी से प्रॉब्लम। ठीक है, प्रोलीन जहां भी रहेगा वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो रामाचंद्रन प्लॉट में जो सबसे मिनिमम उसका जो आपका कह सकते हैं कि अलाउड कन्फर्मेशन होता है वो आपका प्रोलीन का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस ऑप्शन में देखने को मिलेगा, और ये इसके रेफरेंस में मैक्सिमम जो है वो ग्लाइसिन का है। ठीक है, अब इसको समझिएगा, जैसा कि ये मैंने एक शॉर्ट में एक्सप्लेनेशंस लगाया हुआ है, जूम करके देख लीजिएगा कि अलाउड रेंज फॉर ब्रांच रेसिड्यू सच एज वैलिन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन आर समव्हाट स्मॉलर देन एलानिन। तो कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा अमाइनो एसिड का साइज बढ़ता जाएगा, कह सकते हैं, अगर आप सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड की अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा अमाइनो एसिड जो है वो सबसे सिंपलेस्ट है, तो वो आपका आंसर जो बनेगा वो आपका ग्लाइसिन बनेगा। ठीक है, उसके बाद उसके बाद क्यों सिंपलेस्ट है, क्योंकि इसके जब आप स्ट्रक्चर में देखेंगे तो हाइड्रोजन ग्रुप होता है, दूसरा जो होता है वो आपका एलानीन होता है, और इसका जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है उसमें मिथाइल ग्रुप होता है। तो ये दो आपके बहुत ही सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होते हैं, और जितनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है उतना ही वो रामाचंद्रन में बहुत ही लीस्ट प्रेफरेंस में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपके वैलिन हो गए, आइसोल्यूसिन हो गए, थ्रियोनिन हो गए, उनका स्मॉलर होगा एलानिन से, और ग्लाइसिन रेसिड्यू विच इज ए लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब यहाँ पे हिंड्रेंस होता ही नहीं है, तो है जब मच ब्रॉडर रेंज ऑफ अलाउड कन्फर्मेशन। समझ रहे हैं? तो ग्लाइसिन का ज्यादा होता है, एलानिन फिर आता है, और फिर उसके बाद आपके बाकी चीजें होती हैं। द रेंज ऑफ प्रोलीन रेसिड्यू इज ए ग्रेटली रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज फाई इज ए लिमिटेड बाय द साइक्लिक साइड चेन ऑफ द रेंज। तो मतलब कह सकते हैं कि प्रोलीन जो होता है, चूंकि मैंने आपको बताया है कि ये एक तरीके का आपका इम्यूनो एसिड होता है, बाकी आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि बड़ा अनोखा टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जो आपका मिनिमम रामाचंद्रन प्लॉट में आएगा वो आपका प्रोलीन होगा, और मैक्सिमम जो इस रेफरेंस में बनेगा वो आपका ग्लाइसिन बनेगा। इसी तरीके से आपका अमाइनो एसिड रेसिड्यू विद द लीस्ट प्रेफरेंस फॉर एनी क्वाड्रेट इन द रामाचंद्रन प्लॉट। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इस तरीके से आप अगर आप देखते जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे आपको मैंने बताया हुआ है कि जो हमने यहाँ पे देखा, द ग्लाइसिन रेसिड्यू विच इज लेस स्टेरिक हैज ए मच ब्रॉडर रेंज ऑफ अलाउड कन्फर्मेशन। ठीक है, और इसके अलावा प्रोलीन तो अलाउ ही नहीं किया जाएगा, और बाकी वैलीन है या उसके अलावा जो भी रीजें होती हैं वो उनकी क्या होती हैं, अलाउड रेंज फॉर ब्रांच रेसिड्यू सच एज वैलीन आर समव्हाट स्मॉलर देन एलानिन, से उनका कम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा वो आपका ग्लाइसिन बनेगा विद द लीस्ट प्रेफरेंस ऑफ द एनी क्वाड्रेट इन द रामाचंद्रन प्लॉट। ठीक है, तो ये कंपैरेटिवली एनालिसिस होती है, इसमें आप बहुत डिटेल में जाएंगे तो आपको बहुत सी वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। तो ये पर्टिकुलर है, मतलब ये चीजें वैल्यूज वो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड, मतलब यहाँ पे अगर ऑप्शंस को चेंज कर दिया जाए तो ये आंसर भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। बाकी लीस्ट प्रेफरेंस फॉर एनी कोऑर्डिनेट इन द रामाचंद्रन प्लॉट जो होता है वो आपका ग्लाइसिन होता है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस और लगे हुए हैं, जैसा कि आपका 1322 ये क्वेश्चन आईडी है, द स्टेटमेंट जो है द पेप्टाइड बॉन्ड इज अ प्लेनर बॉन्ड। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट है, आपको इस स्टेटमेंट को पढ़ना है, समझना है, आंसर करना है। तो जैसा कि यहाँ पे कह रहा है कि पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो आपका प्लेनर बॉन्ड होता है, ये आपका ट्रू है। कैसे ट्रू है, पहले ही लाइन में जब मैंने चैप्टर को स्टार्ट किया आज के टॉपिक को, तो हमने यही तो पढ़ा कि पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो आपका प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, यही तो लाइन आपको चेप दिया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। द रामाचंद्रन प्लॉट डिस्क्राइब ओमेगा टॉर्जन एंगल इन द प्रोटीन। तो भैया रामाचंद्रन साहब, या जो भी हमने अभी रामाचंद्रन प्लॉट को देखा, वहां पर हम तो फाई और साई की बात कर रहे हैं ना। देखिए, फाई की बात कर रहे हैं और साई की बात कर रहे हैं, ओमेगा की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये ओमेगा एंगल जो है इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि ये ऑप्शन जो है ये आपका फाल्स हो जाएगा, तो ये ऑप्शन जो होगा ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आएगा वो आपका आएगा कि स्टेटमेंट वन जो है वो करेक्ट है, और स्टेटमेंट सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। तो समझ सकते हैं कि काफी आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट वही होता है कि आप ऐसे टॉपिक्स को पढ़ते नहीं है, थोड़ा सा दिमाग में कंफ्यूजन रहता है, और केमिस्ट्री का डर रहता है, रामाचंद्रन प्लॉट को देखकर ही घबरा जाते हैं। बट अगर आप इस चीजों को सही तरीके से देखेंगे तो मैं कहूंगा कि बहुत ही आसान क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, और आगे मैं दिखाता हूँ कि कितने क्वेश्चंस और पूछे गए हैं। ठीक है,
जो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू वैलिडेट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। अब देखिए दुनिया भर की चीजें यहाँ पे दे दी गई है। डॉट प्लॉट है, न्यूरल नेटवर्क है, सिग्मा प्लॉट है। लेकिन अभी हमने देखा कि हम तो इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तो बात कर रहे हैं। अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये प्रोटीन के कौन से स्ट्रक्चर हैं? ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही तो है। तो जब हम इनको प्रिडिक्ट कर रहे हैं रामाचंद्रन प्लॉट से, तो हम यानी कि रामाचंद्रन प्लॉट से हम क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो रामाचंद्रन प्लॉट बनेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि घबराना नहीं है। अपने जो आपका कोर सब्जेक्ट है, जो आपकी कोर तैयारी है, उस पे आपको मतलब एकदम से कमांड रखना है। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि यहाँ पे भी क्वेश्चंस में कोई दम नहीं था। इसी तरीके से एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही सुपर क्वेश्चन, मैं कहूंगा स्टार लगाऊंगा कि इन्होंने मतलब पूरा कहानी पिरो दिया है और आपसे पूछा है। बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा कि CONH मोइटी बिटवीन द टू सल्फर, क्योंकि आपको पता है CONH यही मिलकर ही आपके पेप्टाइड बनाते हैं। टू सी अल्फा एटम कॉन्स्टिट्यूट द पेप्टाइड बॉन्ड, वो लाइन लिख दिया है। द मीजर्ड बॉन्ड लेंथ एंगस्ट्रॉम में दिया गया है कि सी अल्फा CO के बीच में दिया है, सी डबल बॉन्ड O के बीच में दिया है, CN के बीच में दिया है और NC के बीच में दिया गया है। तो इन विच ऑफ दिस देयर इज अ डिक्रीज फ्रॉम द एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। तो चूंकि यहाँ पे आपसे कह रहा है कि किसकी बॉन्ड लेंथ कम हो सकती है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से, मतलब कौन आपका जो होता है कि जो आपका मूव कर सकता है, या कह सकते हैं कि जो आपका दिक्कत पैदा कर सकता है। तो जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो आपका आ रहा था, वो आपका C और N के बीच में इनकी वजह से आ रहा था। ठीक है, ये जो एंगल था इसकी वजह से आ रहा था। तो यानी कि जो आपका बॉन्ड लेंथ जो आपका कम हो सकता है, जो आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन विच ऑफ दिस देयर इज अ डिक्रीज फ्रॉम द एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो CN के बीच में होगा। ठीक है, कि जहां पे आपका बॉन्ड लेंथ कम हो सकता है। बिकॉज आप खुद ही सोचिए ना, जो आपका फाई एंगल है या साई एंगल है, मान लीजिए कि आप किसी भी अमाइनो एसिड्स को ले लीजिए। ठीक है, उसके लिए तो ये वैल्यू फिक्स है ना। मान लो अगर ग्लाइसिन को लेके सोचोगे या एलानीन को लेके सोचोगे या किसी को भी लेके सोचोगे, तो फाई और साई की कोई एक वैल्यू होगी ना, -180 से लेकर +180 के बीच में। राइट, तो यानी कि इसकी तो वैल्यू फिक्स है। तो किसकी एक्सपेक्टेड लेंथ कह सकते हैं, या किसकी जो आपकी वैल्यूज हो सकती हैं, जो थोड़ी बहुत यहाँ पे आप मतलब इस पर्टिकुलर लहजे में जो आपका बॉन्ड लेंथ जो होगा वो कम हो सकता है पर्टिकुलर चीज के लिए, तो वो आपका CN के बीच में होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका CN होगा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, जो कि आपका पेप्टाइड बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको मैंने बताया था। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड ही जो आपका बना हुआ है वो आपका CN के बीच में जो होता है, यही आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यानी कि जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड में ही जो होती है वो कमी बेसी आएगी, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो कि मैं मतलब कहूंगा कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और थोड़ा सा जब हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो रामाचंद्रन से हमने 2D स्ट्रक्चर देख लिया। ठीक है, तो वही क्वेश्चन, ये आपका एक क्वेश्चन जो लगा हुआ है, ये आपका ICMR JRF 2022 का क्वेश्चन लगा हुआ है। ये क्वेश्चन है, हालांकि इसका एक डिफरेंट एंगल भी है, वो भी मैं बताऊंगा। बट यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज टू डिटरमाइन द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। तो किसका यूज करके आप 3D स्ट्रक्चर आप प्रोटीन का नहीं बता सकते हैं? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका रामाचंद्रन प्लॉट दिया गया है। तो रामाचंद्रन अभी हमने डिटेल में समझा कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए होता है। लेकिन अगर आप रिमेनिंग 3 ऑप्शंस को यहाँ पे देखेंगे, इस क्वेश्चन में भी वही 3 ऑप्शन, इस क्वेश्चन में भी घूम फिर करके वही 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर भी आपको वैसा ही क्वेश्चन मिलेगा। तो मैं बस आपको एक एडिशनल चीजें बता रहा हूँ कि किस स्ट्रक्चर से आप प्रोटीन के 3D टेक्निक से आप 3D स्ट्रक्चर को आप बता सकते हैं। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर जो आपका 3D स्ट्रक्चर आप बता सकते हैं, वो आपका होता है 3 टेक्निक ऐसी हैं, जिसमें आपका एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है। ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस यानी कि NMR से आप कर सकते हैं, और क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो ये 3 चीज याद रखिएगा, इसको रट लीजिएगा, अपने डेस्क पे लगा लीजिएगा, और देखते जाइए कि कहाँ कहाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका DBT 2019 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन DBT 2020 का क्वेश्चन है, रिपीट किया गया है, वैसा ही घुमाया है। ये क्वेश्चन आपका इसी साल, मतलब समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये चीजें मतलब रिपीट नहीं हो रही है, डिफरेंट एग्जाम में, यानी कि ICMR JRF 2022 में पूछा गया। और अगर आप कहोगे कि यार ये तो चलो इन लोगों ने पूछ लिया, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये भी ताजा क्वेश्चन है, जो कि आपका गेट में पूछा गया है, गेट एक्सेल में पूछा गया है 2023 में। ठीक है,
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि इसको याद करने के लिए आप थोड़ा सा कुछ भी कोशिश कर लीजिएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो गेट में पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज आर, ये मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन में आया था कि इसके कई आंसर हो सकते हैं डिटरमाइनिंग द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। तो आपका क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हो जाएगा, एनएमआर हो जाएगा, एक्सरे डिफ्रेक्शन नहीं होगा क्योंकि ये तो आपका वॉटसन क्रिक ने यूज किया था जिससे 2D स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए दिया था, और सर्कुलर डाइकोरिज्म भी नहीं करते हैं। तो यानी कि जो इसका गेट वाले का जो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा वो आपका ए बनेगा और सी बनेगा। इसी तरीके से जो आपका 2019 में पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल मेथड इज नॉट यूज्ड टू डिटरमाइन थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द बायोलॉजिकल मैक्रोमोलेक्यूल। तो वही तीन ऑप्शन आपको दिया गया है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी हम करते हैं, मतलब क्रिस्टल्स के फॉर्म में उसको पूरा डिफ्रैक्ट करके निकालना, वो सारी चीजें डिफरेंट होती हैं। क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से कर सकते हैं और एनएमआर से कर सकते हैं, लेकिन फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को नहीं बता सकते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से आपसे पूछा गया मेथड यूटिलाइज टू डिटरमाइन द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन दे के एक दे दिया ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन करेक्ट। तो यानी कि ये सारी टेक्निक हम यूज कर सकते हैं। इसको भैया अच्छे तरीके से आप क्या करेंगे, इसको रट लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, तो आज हमने प्रोटीन स्ट्रक्चर रामाचंद्रन प्लॉट को कवर कर लिया है। मोर और लेस कॉन्सेप्ट यही है, बाकी किसी भी चीज का कोई अंत नहीं है। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, बहुत सारे कंटेंट्स अवेलेबल है। जहां से भी आपको समझ में आए इसको पढ़ के जाइएगा। बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी है, बुक्स में अवेलेबल है। बड़ी बड़ी बुक्स में तो मैंने आपको शॉर्ट में अभी चीजें बताई हैं, बट अभी अगर आप पढ़ना चाहें तो आप लैलिंजर पढ़िएगा, बहुत अच्छा वहां पे एक्सप्लेनेशन दिया है। व्हाइट एंड व्हाइट का पीडीएफ देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत बुक है। कभी कभी मन ऊब जाए तो आप लॉडिस में देखिए कि लॉडिस साहब ने अपनी बुक में रामाचंद्रन के रिगार्डिंग क्या बताया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना ही कम है। बट एटलीस्ट जो आज हमने मोटी-मोटी चीजें जो हमने आज यहाँ पे समझ गए हैं, सबसे पहली बात तो आज हमने प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आज हमने वो बातें को सर ने हमको समझा दी हैं। 3 टेक्निक होती हैं, एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी, न्यूक्लियर एनएमआर और क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसको हम याद रखेंगे, गेट में क्वेश्चन आया, डीबीटी का फेवरेट क्वेश्चन है और आईसीएमआर ने भी क्वेश्चन पूछा है, जो आगे भी पूछने की संभावना हो सकती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम रामाचंद्रन की बात करते हैं क्योंकि अल्फा हेलिक्स बीटा वाली स्टोरी यहाँ पे हमने देखी। इसके बाद कौन सा बॉन्ड लेंथ जो होगा पार्शियल डबल बॉन्ड के कारण जो होता है, या कह सकते हैं कि कुल मिला के उन्होंने बस आपसे दुनिया भर की बातें की और आपसे पूछा कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो आपका सीएन के बीच में होता है ना, तो बस इसी को ही आपको टिक कर देना चाहिए था। इसके अलावा आपका हमने कुछ और क्वेश्चन पूछा, ओमेगा टॉर्सन की तो हम बात ही नहीं कर रहे थे, तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम हमने देखा। बाकी मैंने आपको यहाँ पे एक डिस्क्लेमर बता दिया है कि जो आपके अमाइनो एसिड्स के ऑप्शंस पे ये वैल्यूज चेंज होती जाएंगी, बाकी इसको आप एक्सप्लोर करिएगा। उसको हमने समझ लिया है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके बहुत सारे वैल्यूज हैं, ये चार्ट हमको याद रखना है। ठीक है, आज हमने ये चार्ट को देखना समझ लिया है, जो कि फ्लो साइटोमेट्री से थोड़ी मिलती जुलती चीजें थी, उसको हमने देखा है। राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स कहाँ आएगा, लेफ्ट हैंडेड रेयर होता है। ठीक है, एंटी पैरेलल पैरेलल कोलेजन का कहाँ पे वैल्यूज होगा, उसको हमने समझ लिया। ठीक है, रामाचंद्रन साहब ने पॉली एलानीन का बनाया था। बाकी बहुत सारे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन थे, केमिस्ट्री के टर्म थे, उतना डिटेल में हम नहीं जानते हैं, तो भी काम चल जाएगा। बस हमको रामाचंद्रन प्लॉट देखना आना चाहिए, पेप्टाइड बॉन्ड देखना आना चाहिए, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये सारी चीजें फाई और साई हमने समझ लिया। उसके बीच में रोटेशन होता है, मूवमेंट होता है जो प्रोटीन की फोल्डिंग के लिए होता है, जिसको हम प्यार से डाईहेड्रल एंगल या टॉर्जन एंगल बोलते हैं, उसको हमने समझ लिया। ठीक है, कितने परसेंट यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो यहाँ पे 40% डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, और उसका जो मेन कहानी आती है वो हम नहीं जानते हैं, रेजोनेंस की वजह से होता है। रेजोनेंस केमिस्ट्री की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम समझते हैं, जानते हैं, बूझते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जिसको हमने आज यहाँ पे समझ लिया है। बाकी यहाँ से डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस ड्राइव होंगे, इसको और पढ़िएगा और एक्सप्लोर करिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट आज बता दिया गया है। ठीक है, तो आशा है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। जो चीजें नहीं समझ में आई होंगी उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, बाकी और भी क्वेश्चंस का ट्राई करिएगा, इतनी इन्फॉर्मेशन से आपके हो जाने चाहिए। बाकी नहीं होते हैं तो आप उसको हमारे लक्ष्य जेआरएफ टेलीग्राम चैनल, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस टेलीग्राम लिंक पर जाके आप इस पर्टिकुलर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी ये वीडियो, ये सारी चीजें अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाले डीबीटी जेआरएफ की परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी हो सके। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।